हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कंप्लीट एन्यूरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन के कितने टाइप है और हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है उसके बारे में देखा था। आज अपन एन्यूरिज्म देखेंगे, कंप्लीट एन्यूरिज्म का क्लासिफिकेशन, इसके टाइप्स, उसके बाद में अपन इसका नर्सिंग मैनेजमेंट भी देखेंगे, कंप्लीट एन्यूरिज्म के बारे में देखेंगे और उसके बाद में लास्ट में इसका नर्सिंग, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि एन्यूरिज्म है क्या। तो एन्यूरिज्म क्या है? लोकेलाइज्ड सेक और डायलाइटेशन फॉर्म्ड एट, मतलब क्या हो गया? लोकेलाइज्ड मतलब एक जगह पर, सेक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे सेक हो जाएगा, या डायलाइटेशन फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कहीं से ऐसे डायलेट हो जाएगी जो आर्टरी है ना, वो डायलाइटेशन फॉर्म्ड एट ए वीक पॉइंट इन द वॉल ऑफ द एओइटा। जो एओइटा की वॉल है ना, एओइटा की वॉल का जो वीक पॉइंट है वहाँ पर क्या ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वहाँ पर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर या फिर वहाँ पर डायलाइटेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एन्यूरिज्म बोलते हैं। ये हमेशा आर्टरी में ही होता है, क्योंकि एन्यूरिज्म ऑलवेज आर्टरी में क्यों होता है? क्योंकि जो आर्टरी होती है ना उसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब कोई भी ये जो आर्टरी की वाल या वेसल है इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो जैसे यहाँ से ब्लड का फ्लो ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पर क्या एक सेक लाइक स्ट्रक्चर या डायलाइटेशन फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही चीज़ क्या हो जाती है? अपने एन्यूरिज्म कहलाती है। तो वही चीज़ क्या है? एन्यूरिज्म है। किसकी वजह से हो जाती है? हाइपरटेंशन की वजह से होती है। अब हाइपरटेंशन क्या है वो अपन ने लास्ट वीडियो में बढ़ा था। तो ये एन्यूरिज्म एओइटा की वाल ऑफ एओइटा में हो जाता है। अब एओइटा की कौन सी वाल में होता है? आर्टरी की वाल में होता है। क्यों होता है? क्योंकि आर्टरी की वॉल में ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा? यहाँ पर डायलाइटेशन या सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल सिस्टम में होता है, हाई ब्लड प्रेशर आर्टेरियल सिस्टम में ही होता है, तो उस वजह से होता है। एन्यूरिज्म कैन इनलार्ज, ये एन्यूरिज्म है वो क्या हो सकता है? इनलार्ज भी हो सकता है। प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशन बाय कंप्रेसिंग सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो एन्यूरिज्म क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है, और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर हो जाती है ना इनको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। आप खुद समझो, यहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रक्चर है, ये लार्ज होती जा रही है, तो जितने भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उनको क्या करेगी? कंप्रेस करेगी। तो उन सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देती है एन्यूरिज्म की कंडीशन। तो ये अपन ने एन्यूरिज्म का, आप इंट्रो बोल दो चाहे डेफिनेशन बोल दो, या जनरल टर्म में अपन एन्यूरिज्म से समझते क्या है वो सीखा। तो एन्यूरिज्म क्या है? एन्यूरिज्म मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो एओइटा की आर्टेरियल वाल है ना वहाँ पे सेक लाइक स्ट्रक्चर या फिर वहाँ पर डायलाइटेशन का फॉर्मेशन हो जाता है ना, उस कंडीशन को अपन एन्यूरिज्म कहते हैं। और ये डायलाइटेशन क्या करता है? बढ़ता जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा इसका? जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है ना उनको क्या करेगा? ये कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है एन्यूरिज्म। अब अपन इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन सबसे पहले अपन देखते हैं बेस्ड अपॉन लेयर ऑफ ब्लड वेसल इन्वॉल्व। ब्लड वेसल कौन सी ब्लड वेसल में होता है? ये हमेशा आर्टेरियल में ही होता है। क्यों होता है आर्टेरियल में? क्योंकि ब्लड प्रेशर आर्टरी में ही इंक्रीज होता है। अब अपन इसकी बेस्ड अपॉन इन्वॉल्व लेयर के आधार पर देखते हैं। लेयर ऑफ ब्लड वेसल इन्वॉल्व, अगर ब्लड वेसल की तीनों लेयर इन्वॉल्व होती है तो अपन बोलते हैं ट्रू एन्यूरिज्म। अगर तीनों लेयर इन्वॉल्व नहीं होती तब अपन बोलते हैं फॉल्स या फिर स्यूडो एन्यूरिज्म। तो ब्लड वेसल की लेयर के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन ये हुआ। दूसरा अपन देखेंगे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर कि एन्यूरिज्म जो है उसकी साइज क्या है, शेप क्या है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एन्यूरिज्म दिख कैसा रहा है, सेक्युलर दिख रहा है या फ्यूसिफॉर्म दिख रहा है, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे लोकेशन के बेसिस पर एन्यूरिज्म है कहाँ पे, ब्रेन में है या फिर किडनी में है या फिर एओइटा में है या थोरेसिक एओइटा में, उसके आधार पे देखेंगे कि लोकेशन कहाँ पे। उसके बाद में पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म के एन्यूरिज्म ओनली फॉर इन्फ्लामेशन को क्रिएट कर रहा है या इन्फ्लामेशन और एथेरोस्क्लेरोसिस दोनों को कर रहा है, तो उसके आधार पे अपन पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म के बेसिस पे देखेंगे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। मॉर्फोलॉजिकल मतलब साइज और शेप कैसी दिख रही है, शेप एंड साइज ऑफ एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म की शेप और साइज कैसी दिखती है। तो सेक्युलर एन्यूरिज्म मतलब
आप देख सकते हैं ये कोई आर्टरी की वॉल है, आर्टरी है, यहाँ पर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो वो क्या है, सेक्युलर एन्यूरिज्म। स्पेरिकल शेप का होता है ये, इन्वॉल्व ओनली ए पोर्शन ऑफ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल आर्टरी होती है, हमेशा एन्यूरिज्म आर्टरी में ही होता है, तो आर्टरी के जो इन्वॉल्व ओनली ए पोर्शन ऑफ ब्लड वेसल, ऐसे नहीं है पूरी ब्लड वेसल्स में, ये इसके केवल एक पोर्शन को ही इन्वॉल्व कर लेता है। फिल्ड बाय थ्रोम्बस पार्शियली और कम्प्लीटली, यहाँ पर अब क्या होगा, थ्रोम्बस मतलब ब्लड के क्लॉट, ब्लड आएगा और यहाँ पे इकट्ठा होकर ब्लड के छोटे छोटे क्लॉट बना लेगा, तो या तो ये कम्प्लीटली ब्लड क्लॉट से फिल हो जाएगा या फिर पार्शियली ब्लड क्लॉट से फिल हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, सेक्युलर एन्यूरिज्म हो जाती है। कम्प्लीटली या पार्शियली ये सेक लाइक स्ट्रक्चर जो हो जाती है वो ब्लड क्लॉट से फिल हो जाती है। ये अपन देख रहे हैं साइज के बेसिस पर, इसकी साइज ऐसे सेक्युलर स्पेरिकल शेप की थी, तब अपन ने इसको सेक्युलर एन्यूरिज्म बोल दिया। अब इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ब्लड के क्लॉट आके जमा हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा है फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, तो इसमें क्या होता है, फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म में इलोंगेटेड, आप देखो यहाँ से, एक मिनट है ना, इंटायर सरकमफ्रेंस है जो ब्लड वेसल इज डिस्टेंट, उसमें अपन ने देखा था एक लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर में हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटायर यानी कि कंप्लीट सरकमफ्रेंस है जो ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल का जो कंप्लीट सरकमफ्रेंस है जो वो क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है इज डिस्टेंट, ये कंप्लीट सरकमफ्रेंस एज क्या हो रहा है, डिस्टेंड हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या होगा, इलोंगेटेड ट्यूबुलर और स्पिंडिकल स्पाइंडिल लाइक, इलोंगेटेड ट्यूबुलर, ये मतलब जो ब्लड वेसल है वो ट्यूब की तरह इलोंगेटेड हो जाएगी, ये होता है फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, मतलब इंटायर जो ब्लड वेसल होती है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है और ऐसे 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 ट्यूबुलर की तरह इनलार्ज्ड हो जाती है। और अपन ने इसमें देखा था, तो इसमें क्या था, सेक्युलर में ओनली फॉर एक जगह पे एन्यूरिज्म हो रहा था, वो भी पार्शियली या फिर कम्प्लीटली ब्लड क्लॉट से फिल हो जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म मतलब क्या हो गया, लाइक ए बेरी, बेरी की तरह होता है, बेरी मतलब बेरी एक फल जैसा होता है ऐसे, तो उसकी तरह अपन को दिखाई देता है ब्रेन एन्यूरिज्म। और बेरी लाइक एन्यूरिज्म कहाँ पर पाया जाता है, अपने ब्रेन में पाया जाता है। और जो 90% एन्यूरिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेन के एन्यूरिज्म बेरी एन्यूरिज्म ही होते हैं। सर्कम ऑफ व्हील्स में डेवलप होता है, ब्रेन में भी ये कहाँ पे डेवलप होता है, ये सर्कम ऑफ व्हील्स में डेवलप होता है बेरी लाइक एन्यूरिज्म। बेरी मतलब कोई फ्रूट्स का नाम है बेरी, उसके जैसे स्ट्रक्चर होती है तो बेरी लाइक हो जाता है। और उसके बाद में ये ब्रेन में डेवलप होता है, 90% जो एन्यूरिज्म होते हैं वो बेरी एन्यूरिज्म ही होते हैं। उसके बाद में बेस्ड अपॉन लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे अपन देखते हैं एन्यूरिज्म के टाइप्स। बेस्ड अपॉन लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे देखते हैं कि एन्यूरिज्म के टाइप, मतलब एन्यूरिज्म है कहाँ पे उसके बेसिस पर। अब आप देखो रीनल एन्यूरिज्म, रीनल आर्टरी के अंदर ये देखो दो किडनी है, एक रीनल दो रीनल, रीनल है, इन किडनी से जो आर्टरी निकल रही है ना ये क्या हो गई, रीनल आर्टरी हो गई। तो इस रीनल आर्टरी में कहीं पे एन्यूरिज्म हो जाता है, इसका सेगमेंट क्या हो जाता है, डायलेटेड हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं रीनल एन्यूरिज्म। मतलब लोकेशन कहाँ पे, किडनी पे है। साइन और सिम्टम क्या होंगे, फ्लैंक पेन एंड टेंडरनेस। फ्लैंक पेन मतलब, फ्लैंक मतलब एक लोकेशन हो जाएगी, जैसे अपन बोल देंगे मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, तो एक डायरेक्शन बता रहे हैं, तो वो डायरेक्शन के थ्रू पेन होगा। और टेंडरनेस, जहाँ पे पेन होगा वहाँ पे क्या होगी, टेंडरनेस हो जाएगी। हाइपरटेंशन होगा, मतलब हाइपरटेंशन तो होगा ही होगा, क्योंकि एन्यूरिज्म हो ही किस वजह से रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो आर्टरी है वो क्या हो जा रही है, आर्टरी की वॉल डायलेटेड हो जा रही है, तो हाइपरटेंशन होगा ही होगा। हिमेचूरिया होगा, हिमेचूरिया कैसे होगा, यहाँ से एन्यूरिज्म क्या होगा, रप्चर होगा, रप्चर होगा तो हिमेचूरिया मतलब यूरिन के साथ में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हिमेचूरिया होगा। साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, अब ब्लड क्या है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, इस वजह से अपन को क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के साइन दिखाई देंगे। उसके बाद में लोकेशन, रीनल एन्यूरिज्म जो रीनल में होता है, ब्रेन एन्यूरिज्म जो ब्रेन में होता है, तो ब्रेन एन्यूरिज्म या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म, यानी कि ब्रेन में इंट्राक्रेनियल में होता है। वीकनिंग इन द वॉल ऑफ सेरिब्रल आर्टरी और सेरिब्रल वेन, जो सेरिब्रल आर्टरी है उसकी वाल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। कोज ए लोकलाइज डायलाइटेशन और बलूनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स,
जो वहाँ की ब्लड वेसल है उसमें क्या कर देती है, लोकलाइज्ड एक जगह पर डायलाइटेशन कर देती है या फिर बलून फॉर्मेशन कर देती है। तो इसमें अपन देखते हैं स्मॉल एन्यूरिज्म, डायमीटर लेस देन 15 mm। लार्ज एन्यूरिज्म जब 15 से 25 mm का हो जाता है। जियांट एन्यूरिज्म जब 25 से 50 mm का। सुपर जियांट जब मोर देन 50 mm एन्यूरिज्म की साइज हो जाती है। अब साइन और सिम्टम, ब्रेन के अंदर हो रहा है तो सीवियर हेडेक होगा। आप खुद समझो, ब्रेन के अंदर एक ब्लड का क्लॉट जैसा बन गया है तो अपन को सर दर्द रहेगा तो सीवियर हेडेक होगा। नोजिया और वॉमिटिंग होगी। विजन और स्पीच इम्पेयरमेंट, अपन सही से बोल भी नहीं पाएंगे और जो देखने में अपन को प्रॉब्लम होगी। जब ब्रेन एन्यूरिज्म रप्चर होगा तो क्या होगा, हेमरेजिक शॉक की कंडीशन हो जाएगी और डेथ हो जाएगा। जैसे अपन ने देखा था अभी रिनल एन्यूरिज्म जब हो रहा था रप्चर, तब क्या हो रहा था, हिमेचूरिया हो रहा था। वैसे ही जब ब्रेन एन्यूरिज्म रप्चर हो रहा है तब क्या हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से शॉक होके डेथ हो जाती है। तो ये है अपने ब्रेन एन्यूरिज्म। उसके बाद में नेक्स्ट है, अभी अपन लोकेशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, एओइटिक एन्यूरिज्म। तो एओइटिक एन्यूरिज्म में क्या होता है, डायलाइटेशन ऑफ आर्टेरियल वाल आर कॉमन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एओइटा। एओइटिक एन्यूरिज्म मतलब जो अपनी एओइटा होती है ना, उसकी वाल का, एओइटा में आर्टरी की जो वाल होती है, एन्यूरिज्म हमेशा आर्टरी में होता है, तो आर्टरी की जो वाल हो जाती है उसका क्या हो जाता है, डायलाइटेशन हो जाता है। तो अब एओइटा में क्या हो जाएंगे, थोरेसिक एओइटा और एब्डोमिनल एओइटिक एन्यूरिज्म। जो एओइटा है वो थोरेसिक पार्ट में भी होता है और एब्डोमिन पार्ट में भी होता है। तो थोरेसिक एओइटिक एन्यूरिज्म और एब्डोमिनल एओइटिक एन्यूरिज्म दो इसमें स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो थोरेसिक एओइटिक एन्यूरिज्म में क्या होगा, ब्लूनिंग ऑफ अपर एस्पेक्ट ऑफ एओइटा अबव डायफ्राम। डायफ्राम से अबव जो एओइटा का पार्ट है वहाँ पर क्या हो रहा है, डायलाइटेशन और बलून बन रहा है। तो इससे क्या होगा, वंस रप्चर मोर्टिलिटी रेट, एक बार जब रप्चर हो जाएगा तो मोर्टिलिटी रेट हो जाएगी जो कितनी होती है, 50 से 80% हो जाती है। अनट्रीटेड और रिमेन अनडायग्नोस्ड, अगर अपन इसको अनट्रीटेड कर दिया, एन्यूरिज्म बना हुआ है यहाँ पे थोरेसिक एओइटा में और अपन ने इसको ऐसे अनडायग्नोस्ड छोड़ दिया तो उसकी वजह से अपन ने क्या हो जाएगी, इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। साइन और सिम्टम क्या होगा इसका, अभी देखते हैं। कंप्रेशन ऑफ वेना केवा, आप खुद समझो, यहाँ पे जो एओइटिक एन्यूरिज्म हो रहा है इसके पास के ऊपर की स्ट्रक्चर वेना केवा है, तो ये क्या हो रहा है, डायलाइटेशन हो के क्या करेगा, वेना केवा को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। में प्रोड्यूस कंजेशन ऑफ हेड, अब एन्यूरिज्म हो रहा है ऐसे तो वेना केवा को भी सप्रेस कर दिया और क्या करेगा, कंजेशन मतलब ब्लड सप्लाई को चोक कर देगा। किसकी ब्लड सप्लाई को, ऊपर वाले पार्ट की, जैसे अपने हेड हो गया, अपर एक्सट्रीमिटीज हो गया, हेड नेक अपर एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि ये यहाँ पे हो रहा है थोरेसिक एओइटिक एन्यूरिज्म। तो अपर जितनी भी हो जाती है अपर पार्ट, उनको क्या कर रहा है, उनमें कंजेशन डेवलप कर देता है। पल्स और ब्लड प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि एन्यूरिज्म हो रहा है तो ब्लड प्रेशर तो डिफरेंस हो गई। दूसरी बात, कंजेशन हो गया मतलब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, तो पल्स में भी डिफरेंस आएगा और ब्लड प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा। चेस्ट पेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप खुद समझो, कंजेशन होके एन्यूरिज्म होके कंजेशन हो गया तो यहाँ पे पेन तो रहेगा, चेस्ट पेन होगा। एबनॉर्मल पल्सेशन एपीरियंस चेस्ट, मतलब ऐसे चेस्ट में पल्सेशन, ऐसे अपन सांस लेते हैं ना तो वो पल्सेशन अपन को फील होगा। तो अपन ऐसे हाँफ हाँफ के सांस लेंगे तो जो ब्रीथ है वो भी तो शॉर्ट होगी, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। दूसरा कफ होगा, जहाँ जहाँ कंजेशन होता है ना वहाँ वहाँ कफ होता ही है। कंजेशन मतलब कंजेशन हो गया तो कफ होगा। होर्सनेसनेस मतलब अपनी आवाज़ क्या होगी, फटी फटी सी रहेगी, जैसे अपन को कोई जुकाम वगैरह लग जाता है ना तो वो कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसमें वॉइस भी होर्सनेस हो जाती है। तो ये तो था अपने थोरेसिक एओइटिक एन्यूरिज्म, मतलब जो थोरेसिक पार्ट वाली एओइटा है उसके अंदर डायलाइटेशन फॉर्मेशन हो गया तब। नेक्स्ट है एब्डोमिनल एओइटिक एन्यूरिज्म, जो अपनी एब्डोमिन है ना वहाँ पे एब्डोमिनल एओइटा है ना वहाँ पे एन्यूरिज्म हो गया। तो इनलार्जमेंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ एओइटा मोर कॉमन एओइटिक एन्यूरिज्म, तो यहाँ पे क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है लोअर पार्ट ऑफ एओइटा,
जो एओइटा का लोअर पार्ट है वहाँ पे क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। एओइटा में एक तो थोरेसिक, एक एब्डोमिन, तो एब्डोमिन वाले में क्या हो जाता है, लोअर पार्ट में डायलाइटेशन हो जाता है। मोर कॉमन एओइटिक एन्यूरिज्म, साइन और सिम्टम, पल्सेसिंग फीलिंग नियर द नेवल, मतलब जो नेवल है उसके पास में क्या होगी, पल्सेसिंग फीलिंग, मतलब एक पेन जैसा होगा, ऐसे लगेगा कोई थ्रोम्बिंग पेन हो रहा है। बैक पेन, तो नेवल से जो पेन है वो क्या हो जाएगा, बैक की तरफ रेडिएट हो जाएगा, तो बैक पेन होगा। डीप कॉन्स्टेंट पेन इन दी एब्डोमिन, जो अपना एब्डोमिन है उसके अंदर डीप और कॉन्स्टेंट, डीप पेन और लगातार पेन होगा, क्योंकि एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म। पैथोलॉजी के बेसिस पे अपन एन्यूरिज्म को डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजी के मैकेनिज्म के आधार पर, तो एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब क्या हो जाएगा, जो आर्टरी है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, यानी कि आर्टरी जो है वो प्लेग फॉर्मेशन की वजह से नैरो हो जाती है, तो वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। टाइपिकली इन एब्डोमिनल एओइटा, ये मतलब टाइपिकली मतलब जनरली या मोस्टली किस में होता है, एब्डोमिनल एओइटा में होता है, थोरेसिक एओइटा में नहीं होके एब्डोमिनल एओइटा में होता है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है प्लस एथेरोस्क्लेरोसिस, पहले से वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन था, उसके साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, टूटना स्टार्ट हो जाएगी, थिनिंग मतलब पतली होना स्टार्ट हो जाएगी, वीकनिंग ऑफ वस्कुलर वॉल, जो अपनी आर्टरी है उसकी वस्कुलर वॉल जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, थिन हो जाएगी और वीक हो जाएगी। स्पेशली कौन सी वाल होगी, सबसे पहले ट्यूनिका मीडिया, उसके बाद में क्या होगा, एन्यूरिज्म, डायलाइटेशन ऑफ ब्लड वेसल। अब आपको समझो जो वाल है वो क्या हो रही है, पतली हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है और इन्फ्लामेशन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो वाल पतली होते ही उसमें अपने आप क्या हो जाएगा, एन्यूरिज्म डेवलप हो जाएगा, तो एन्यूरिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ये तो होगी एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म, मतलब इन्फ्लामेशन प्लस एथेरोस्क्लेरोसिस, दोनों चीज़ें होने की वजह से जो वाल है वो क्या हो जाएगी, थिनिंग और डिस्ट्रैक्शन होना चालू हो जाएगी। वॉल थिन होते ही क्या हो जाएगा, एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। मोस्टली ये किस में होता है, जो अपने एओर्टिक एन्यूरिज्म थोरेसिक में ना होके कौन सी, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सिफेलेटिक एन्यूरिज्म, तो इसमें क्या होता है, यूजुअली अकर्स इन टर्सरी स्टेज ऑफ सिफाइलिस, तो ये यूजुअली किस में होता है, टर्सरी स्टेज ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस क्या होती है, एक डिजीज होती है, तो उसकी टर्सरी स्टेज में ये डेवलप होता है। इसके अंदर क्या होता है, सीवियर इन्फ्लामेशन इन ट्यूनिका एडवेंसिया, जो ब्लड वेसल्स की ट्यूनिका एडवेंसिया होती है उसमें पहले इन्फ्लामेशन होगा, तो भी फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा ट्यूनिका एडवेंसिया में। इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी, तो इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। उसके साथ में फर्दर इन्वेजन ऑफ सिफाइलिस इनटू ट्यूनिका मीडिया, पहले ट्यूनिका एडवेंसिया में इन्फ्लामेशन और इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप हुई, उसके बाद में ये ट्यूनिका मीडिया तक चली जाती है। उसके बाद में क्या होता है, वो आप खुद समझो, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, कोई वॉल है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं है, तो वो अपने क्या, आप उसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन ऑफ वाल जो है उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। वाल का डिस्ट्रैक्शन होते ही क्या हो जाएगा, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन में होता है। अब इसके कॉजेज, इटियोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं, मतलब इसके कॉजेज क्या क्या है। एथेरोस्क्लेरोसिस, अभी अपन ने देखा था, इन्फ्लामेशन के साथ में क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। इन्फेक्शन विच अफेक्ट आर्टेरियल वाल, कोई भी इन्फेक्शन है जो आर्टेरियल वाल को अफेक्ट कर रहा है, मतलब उसको थिन और वीक करता जा रहा है, वीक होते ही वहाँ पे एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिफाइलिस, अभी अपन ने देखा था, जो सिफिलिस होता है उसकी टर्सरी स्टेज में भी एन्यूरिज्म डेवलप होता है। मार्फिन सिंड्रोम क्या होता है, एक जो इनहेरिटेड डिजीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन सही से नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू सही से फॉर्म्ड नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वाल जो होती है उसके डिस्ट्रिक्शन और थिनिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर तो ऑफ कोर्स क्या होता है, एन्यूरिज्म के लिए मोस्ट रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाल अपने आप क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। एज, जो ओल्डर एज के पीपल होते हैं उनमें भी क्या हो जाता है, एन्यूरिज्म ज़्यादा हो जाता है।
स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एन्यूरिज्म, जो स्मोक करते हैं और जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है एन्यूरिज्म की, उनमें होने के चांस ज़्यादा है। उसके बाद में अब अपन देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जो सिफेलिटिक एन्यूरिज्म होती है उसकी। ड्यू टू रीजन या कोजेज, इटियोलॉजिकल कोजेज की वजह से डिजेनरेशन और वीकनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, वहाँ पर इस्कीमिया हो गया, फर्दर और इन्वेजन हो गया इन्फेक्शन का, तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल है वो क्या हो गई, वीक हो गई, जिसकी वजह से ब्लड वेसल वीक होते ही क्या हो गया, एन्यूरिज्म डेवलप हो गया। अब एन्यूरिज्म हो गया, फिर भी और हाइपरटेंशन हो रहा है, तो एन्यूरिज्म क्या हो जाएगा, फर्दर वीकनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, और ज़्यादा ब्लड वेसल वीक होगी, और इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर अपन इसको ट्रीट नहीं करते तो एन्यूरिज्म क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके डायग्नोसिस क्या क्या है, जितने भी अपन एन्यूरिज्म पढ़े इसके डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डायग्नोसिस, सबसे पहले अपन करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, क्लाइंट की खुद की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उनको पूछेंगे कि एन्यूरिज्म जैसे आपको मार्फिन सिंड्रोम तो नहीं है आपकी फैमिली में, या फिर जेनेटिक ऐसी प्रॉब्लम है कि सबका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा तो एन्यूरिज्म होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन उनसे पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऐसे इंस्पेक्शन पाल्पेशन, तो अपन को ऐसे इंस्पेक्शन करेंगे, ऐसे पाल्पेशन करेंगे तो पता चल जाएगा एन्यूरिज्म की लोकेशन या फिर एन्यूरिज्म है या नहीं है। ब्रूट साउंड एस्कल्टेट, एन्यूरिज्म जो है उसके ऊपर अपन स्टेथोस्कोप रख के क्या करेंगे, साउंड सुनाई करेंगे। अगर उसमें ब्रूट साउंड जैसे ऐसे जो गड़गड़ की आवाज़ सुनाई देगी, ब्रूट साउंड, तो उससे अपन को पता चल जाएगा एन्यूरिज्म है। यहाँ पर हाइपोटेंशन नहीं है, हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि हाइपरटेंशन क्या होता है, उसकी कंडीशन में एन्यूरिज्म होता है। फिर अपन करेंगे एक्सरे। एक्सरे से क्या पता चलेगा अपन को, सोज एब्डोमिनल वाइडनिंग ऑफ दी थोरेसिक एओइटा, वाइडनिंग ऑफ मतलब एक्सरे से अपन को पता चलेगा कि जो एओइटा है, थोरेसिक एओइटा या एब्डोमिनल एओइटा, उनकी वाइडनिंग है या नहीं है, कैल्सिफिकेशन है या नहीं है, इन्फ्लामेशन है या नहीं है, वो सारी चीज़ें पता चलेगी। उसके बाद में अल्ट्रासोनोग्राफी, स्कैनिंग ऑफ एन्यूरिज्म एंड मॉनिटर साइज, एन्यूरिज्म जो है उसको स्कैन करेंगे और उसके साइज का पता लगाएंगे, क्योंकि साइज जब 4 सेंटीमीटर का होता है एन्यूरिज्म तब तो अपन सर्जरी नहीं करते, लेकिन जब एन्यूरिज्म 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तब अपन को उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो इस तरह अपन उसकी पहले साइज पता करेंगे। फिर सीटी एंजियोग्राफी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है। एमआरआई करेंगे, लोकेशन और सीवियरिटी का पता लगेगा कि एन्यूरिज्म है कहाँ पे और इसकी सीवियरिटी कितनी है कि। उसके बाद में मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का गोल क्या होगा, टू प्रिवेंट फ्रॉम रप्चरिंग। एन्यूरिज्म का सबसे पहला गोल क्या है कि रप्चर होने से बचाओ, क्योंकि रप्चर होते ही डेथ हो जाएगी। ब्रेन एन्यूरिज्म रप्चर होते ही क्या होगा, वहाँ पर ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगा और डेथ हो जाएगी। किडनी से जब किडनी का एन्यूरिज्म रप्चर होते ही क्या होगा, हिमोरेजिया होगा, हिमेचूरिया होगा, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक होगा और डेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना गोल क्या होगा, प्रिवेंट फ्रॉम रप्चरिंग, इसको रप्चर होने से रोको। अगर एन्यूरिज्म की साइज 4 सेंटीमीटर से कम है तो अपन सर्जरी नहीं करेंगे, पहले कंजर्वेटिव थेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो कंजर्वेटिव थेरेपी में क्या क्या आता है, तो कंजर्वेटिव थेरेपी में इंड्यूस रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन। तो कंजर्वेटिव थेरेपी में जो रिस्क फैक्टर है उनको मॉडिफाई करेंगे, मतलब जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उनको मॉडिफाई करेंगे। जैसे आप स्मोकिंग मत करो, जो मतलब एक्सरसाइज है उनको सही से करो, ब्लड प्रेशर को बीपी को मेंटेन रखने की कोशिश करो। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। और जो एन्यूरिज्म है उसको एवरी 6 मंथ से उसको अपन उसकी साइज को मॉनिटर करेंगे। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी फॉर एओइटिक एन्यूरिज्म, अब एओइटिक एन्यूरिज्म की सर्जरी कब करेंगे, अगर अपन को परसिस्टेंट पेन रह रहा है, पेन रुक ही नहीं रहा है, तब अपन को सर्जरी करनी पड़ेगी। एओइटिक वाल इन्वॉल्वमेंट, मतलब एन्यूरिज्म था उसके साथ में वाल्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया, उस टाइम सर्जरी करनी पड़ेगी। डायामीटर ग्रेटर देन 5.5 सेंटीमीटर, मैंने बताया था ना 4 सेंटीमीटर एन्यूरिज्म नॉर्मल है, लेकिन अगर डायामीटर 5.5 सेंटीमीटर में से ज़्यादा हो जाता है तब अपन को सर्जरी करनी पड़ती है।
एक्यूट पंक्चर, एन्यूरिज्म जस्ट पंक्चर हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, आप हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहे हो, तब अपन को हाथों हाथ सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। सर्जरी होने पे अपन को क्या क्या मैनेजमेंट रखने पड़ेंगे। एंडोवस्कुलर ग्राफ्ट प्रोसीजर, एंडोवस्कुलर ग्राफ्ट प्रोसीजर में क्या होता है, ये लेस इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, मतलब इसमें ज़्यादा चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं होती, तो वो वाला करेंगे एंडोवस्कुलर ग्राफ्ट प्रोसीजर। क्लिपिंग द एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म को क्लिप कर देंगे। रैपिंग द एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म को रैप कर देंगे। कोइलिंग मतलब ऐसे कोइल कर देंगे एन्यूरिज्म को। तो ये सारे इसके सर्जिकल मैनेजमेंट है। उसके बाद में नर्सिंग, डायग्नोसिस और इंटरवेंशंस क्या क्या होंगे। अपन नर्सिंग अपना काम क्या रहेगा, मॉनिटर वाइटल साइन, अपन को मोस्टली वाइटल साइन में क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर देंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो एन्यूरिज्म रप्चर होने के चांस ज़्यादा। हिस्ट्री ऑफ बैक और एब्डोमिनल पेन, अपन उसको पूछेंगे कि एन्यूरिज्म की वजह से अपन को पता है बैक में पेन रहेगा, एब्डोमिन में पेन रहेगा, तो उसको अपन इसकी हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। अननेसेसरी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ना, उसको कम करेंगे। डू नॉट लिफ्ट हेवी आर्टिकल्स, अपन पेशेंट को बोलेंगे कि आप हेवी आर्टिकल्स को मत उठाओ। टीच वुंड केयर, कि आपको एन्यूरिज्म हुआ है, सर्जरी हुई है, तो इसकी आपको केयर कैसे करनी, उसके बारे में अपन पेशेंट को बताएंगे। तो इसी के साथ में अपना एन्यूरिज्म का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे रेमंड्स डिजीज क्या है उसके बारे में। तो आज के वीडियो में हमारा एन्यूरिज्म फाइनली कंप्लीट हुआ। थैंक यू।